Hi, this is day number 200, year 2022. Every day means every day. Thank you. Thank you so much. Change happens first in your mind, then in your word, believe in, and then you will see it. Today is 20th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Visit and join our Telegram channel. Then this is quiz number 80. इसके सॉल्यूशंस है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। नील दर्पण है दीनबंधु मित्रा जी ने लिखा था। इसमें उन्होंने बताया था मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। सन्यासी रिवोल्ट थीम था आनंद मठ का। वेलुथम्पी रिबेलियन हुआ था केरला में और वाघेरा अपराइजिंग थी बड़ौदा की। आज के सवाल हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रीसेंट। इनमें से सबसे रीसेंट ह्यूमन बीइंग कौन सा है। ह्यूमन बीइंग हमारा इवोल्यूशन हुआ है तो इनमें से सबसे रीसेंट ह्यूमन बीइंग कौन सा है। एस्किमोज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ विच एरिया। द नेटिव अफ्रीकन ट्राइब पिग्मीज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स। ट्रांस ह्यूमांस का मतलब क्या होता है। Which of the following was part of the erstwhile Soviet Union over which Kurdish population is spread? Kurdish population. So ये सवाल है आज के लिए। आज की वोकेबलरी है milieu। इसका मतलब है प्रतिवेश, a person's social environment, ambient, atmosphere. Strenuous का मतलब होता है जोरदार, requiring or using great exertion, aggressive, forceful, muscular. Forsooth का मतलब होता है वास्तव में, often used ironically or to express surprise or indignation, मतलब indeed, actually, frankly, honestly. Fallible का मतलब होता है दोष क्षम, capable of making mistakes or being erroneous. Erring, errant, faultless, flawless इसका एंटोनिम हो जाएगा। Obduracy का मतलब होता है हट, steadfast adherence to an opinion, purpose or course of action in spite of reason, argument or persuasion. Stubbornness. So ये vocabulary words हैं आज के लिए। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. ये 2 सवाल हैं आज के लिए। Try to answer these 2 questions. देन न्यूज़ बाइट्स में आज हम पढ़ते हैं रेमिटांस के बारे में। जब भी इसका चार्ट होता है तो इंडिया इस पे नंबर 1 पे आता है। जैसे 2020 का ये डेटा है, इंडिया में अगर रेमिटांस की बात करें तो ये 83.1 बिलियन डॉलर था, US बिलियन डॉलर्स। सी रेमिटांस क्या होता है, जैसे इंडियन पीपल है से वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, वो बाहर देश में काम करने जाते हैं, से गल्फ़ कंट्रीज़ में, USA में, यूरोप में, और वहाँ वो पैसा कमाते हैं और उस पैसे को वापस अपने देश भेजते हैं, मतलब इंडिया भेजते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड रेमिटांस। तो एज पर RBI स्टडी US सरपास द UAE एज द टॉप सोर्स कंट्री। 23% ऑफ टोटल रेमिटांस अभी USA से आया था। यूजुअली पहले ये ट्रेंड था कि ये जो GCC कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़, ये सबसे ज़्यादा रेमिटांस भेजती थी, बिकॉज बहुत सारे इंडियंस हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स भी हैं, वो GCC कंट्रीज़ में जाते हैं। बट अब की बार US ने UAE को टॉप किया है। इंडिया का इनवर्ड रेमिटांस ऑल्दो डिक्लाइन हुआ है। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा रेमिटांस मिला। इससे पहले रैंक 1 था केरला का। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का जो रेमिटांस है वो कम हुआ है। अगर हम देखें कंपोजिशनल शिफ्ट इन इंडियाज़ माइग्रेशन टूवर्ड्स एडवांस्ड इकोनॉमी, जैसे कि US, UK, कनाडा, साउथ अफ्रीका, तो यहाँ जो ये क्षेत्र है, ये जो कंट्रीज़ है, यहाँ पर यूजुअली हाई स्किल्ड वाइट कॉलर वर्कर्स जाते हैं, और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे यूजुअली ब्लू कॉलर वर्कर्स ज़्यादा मिलते हैं। माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू द GCC लास्ट 5 ईयर्स में कम हुआ है। गल्फ़ कंट्रीज़ में माइग्रेशन इंडिया से कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, ऑयल की प्राइसेस में डिफ़िकल्टी आ रही है, वहाँ के जो लेबर लॉज हैं GCC कंट्रीज़ के, तो वो भी एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। हायर वर्क परमिट है, रिन्यूएबल फ़ी है, टैक्सेस इन गल्फ़ कंट्रीज़ भी ज़्यादा हो गए। सो दैट इज़ वाई वहाँ से अब इतना पैसा इंडिया नहीं आ पा रहा है GCC कंट्रीज़ से। एक कफाला सिस्टम भी होता है, ये क्या होता है, टेल GCC में। तो गल्फ़ कंट्रीज़ आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। अब वो केवल ऑयल रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। जैसे UAE की भी पोजीशन देखो, UAE खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है।
इंडिया लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा है रेमिटेंस का अभी भी। अब इंडिया को भी जैसे ये जो न्यू ट्रेंड है, जो यूएस, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका है, ये इकोनॉमी भी जहां वाइट कॉलर वर्कर हैं, ये भी हाई नंबर पे, ह्यूज अमाउंट पे रेमिटेंस सेंड कर रहे हैं। तो इंडिया की जो पॉलिसीज हैं एनआरआई के लिए या फिर ओवरसीज सिटीजन्स के लिए, इन सब पॉलिसीज में भी एक स्ट्रीमलाइन वे में दिस हमें ओवरऑल रिक्वायर्ड होगा आने वाले टाइम पे। सो दिस इज रेमिटेंस, बिकॉज इस रेमिटेंस में भी कोविड-19 का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज नमस्ते स्कीम। नेशनल एक्शन प्लान है फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। हम हमेशा बात करते हैं कि जो सीवर है, सेप्टिक टैंक है, यहाँ पर जो ह्यूमन डिग्निटी है और ह्यूमन लाइफ है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इट एम्स टू अचीव आउटकम लाइक 0 फैटेलिटीज़ होनी चाहिए सैनिटेशन वर्क इन इंडिया। अक्सर क्या होता है, ये सेप्टिक टैंक सीवर में पॉइजनस गैसेस भी होती है और लाइफ लॉस होता है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। तो क्यों ना ऐसा कोई मशीन मैकेनिज्म बनाए कि उसमें ह्यूमन कांटेक्ट ही नहीं हो, ह्यूमन कांटेक्ट नहीं हो सीवर ऐसे किसी भी सब्सटेंस से। सो उस केस में लाइवलीहुड भी हमें सिक्योर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ पे हम रोबोट्स को इंक्लूड कर दें, हमने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसमें रोबोट्स के थ्रू हमने सीवर टैंक्स को क्लीन करने की कोशिश किया। तो द आइडिया इज इन रोबोट से एक तो हम जो ह्यूमन लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसको सेफगार्ड करेंगे, सेकंड यहाँ जो डिग्निटी की बात है वो बात भी सेफगार्ड होगी, और थर्ड यहाँ से जो वर्कर्स हैं उनको रोबोट से रिप्लेस किया जा रहा है, तो इन वर्कर्स को एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड भी देना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड। तो जीवन यापन का कोई दूसरा माध्यम उन्हें देना पड़ेगा। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिप्लेस कर रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स। तो द आइडिया इज इस प्रैक्टिस को हमें एंड करना है। सो दिस इज दैट नमस्ते स्कीम। देन ये है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पे ऑडिट की बात कहा था और उसको एक्सटेंड कर दिया है। ये जो टेम्पल है ये 8th सेंचुरी का है, बहुत पॉपुलर टेम्पल है ये। 18th सेंचुरी में ट्रावनकोर महाराजा मार्तंड वर्मा ने इसको बनाया था। ट्रावनकोर मतलब मॉडर्न डे केरला, महाराजा मार्तंड वर्मा जी ने इसको बनाया था। ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। अब देखो, टेम्पल जो इंडियन टेम्पल्स हैं इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमेशा से बहुत ग्रैंड यूनिक रहा है। ये जो साउथ के टेम्पल्स होते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और ये बने होते हैं द्रविड़न स्टाइल से। सो दिस इज टेम्पल आर्किटेक्चर। जो टेम्पल साउथ इंडिया के होते थे दे आर नॉट ओनली अबाउट लाइक वर्शिप टू गॉड, वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटल वर्क भी होता था। सोसाइटल वर्क मतलब जैसे कुछ सेरेमनीज हो रही हैं या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी हुआ, शेल्टर हुआ, देयर वर सो मेनी थिंग्स जो टेम्पल के प्रेमाइसेस में होती थी। सो दैट इज़ वाई यहाँ के जो टेम्पल्स थे उनका सोशल प्रेजेंस और इकोनॉमिकल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा होता था। तो ये जो है ये यूनिक चेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, द्रविड़न का पार्ट है ये। लॉर्ड विष्णु है यहाँ पे अनंत शयन पोस्चर में, और आदिशेष भी हैं किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स। ये 108 होली टेम्पल्स एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म है, उनमें से ये एक है। सो दिस इज अबाउट पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। नेल्सन मंडेला जी इनविक्टस, जुलाई 18 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे। यूएन ने डिक्लेयर किया है नेल्सन मंडेला डे, 2009 में किया था। मंडेला जी का सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एंटी अपार्थेड में वर्क में। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट 1994 टू 1999 तक रहे थे। थीम है डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर। आपको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था अक्टूबर 1993 में। सो ये क्विक न्यूज़ बाइट्स हैं आज के लिए। 20th of July, सो आज के 2 सवाल हैं। आइडेंटिफाई 5 ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant. Justify their inclusion in the matrix. Integrity is a value that empowers the human being. Justify with suitable illustration. इस पे हमने डिस्कशन भी किया था, अब इसको लिख के बताओ। Write down these 2 questions. Then this is today's newspaper, The Hindu. आज मेंस क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिस एथिक्स का थ्योरी।
आज थोड़ा एक्सटेंडेड क्लास होगा 1.5 आवर का, तो वी विल डिस्कस दिस एथिक्स का थ्योरी। ये जो चैप्टर 1 है ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। देन प्रीलिम्स क्लास हम आज 9:30 से करेंगे बिकॉज मेंस में थोड़ा और टाइम चाहिए। और टुडे वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज के वेरिएशन, फॉर्म्स एट्सेट्रा आज हम डिस्कस करेंगे और एक क्विज भी देखेंगे। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। बिफोर दैट दिस इज अवर वेबसाइट में इट इज़ वेरी इजी टू ज्वाइन अवर कोर्स। जस्ट स्कैन दिस UPI QR कोड, यहाँ कोर्स डिटेल्स हैं, और आफ्टर फी पेमेंट सेंड एन ईमेल टू 1@srajanindia.1, मेंशन योर कोर्स नेम एंड अटैच फी पेमेंट स्क्रीनशॉट, दैट्स ऑल। इसके बाद रेगुलर जो क्लासेस है उसमें आई विल शेयर इन्विटेशन इन योर ईमेल ID। क्वेश्चंस अपलोड करना भी बहुत आसान है। ये +2 साइकिल है, तो अब इसको 2 दिन बाद डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कल तक हम डिस्कस करेंगे। आप इसमें आराम से आंसर्स लिखो और यहाँ पर केस स्टडी में इसको अपलोड करो। ओके, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ योर सबमिशंस। देन दिस इज़ यूट्यूब में कमेंट्स हैं यहाँ पे से सुंदर ने CSR के बारे में बताया। सुंदर इज़ वेरी रेगुलर। सी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतना शॉर्ट प्रिसाइज नोट तैयार हो गया, वंडरफुल। देन गायन, दिस इज़ गुड क्वेश्चन। सी सो होलिस्टिक, वेरी गुड। सुंदर, दिस इज कोस्टलाइन, वेरी गुड। शुभांगी, दिस इज वेरी नाइस। सुप्रीम कोर्ट, वेरी गुड। सुंदर, दिस इज क्राइटेरिया ऑफ minority, very good. So this is the criteria. Kirti, once again excellent work with timestamp, excellent. CSR, very good. Minorities, articles, very good. Sakshi, excellent work once again. Article 142, very important. आज की डेट में सबसे important article बन गया है जब भी सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। DPSP हो गया, कोस्ट लाइन, देन CSR, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड नोट। देन कल्चर, एजुकेशनल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, वंडरफुल। समीर, वेरी गुड। शुभांगी, दिस इज अगेन गुड। CJI रमन्ना, राम नरेश, एक्सलेंट। हरजिंदर, वेरी गुड, सारे आंसर्स दिए हैं यहाँ पे। शालिनी, वेरी नाइस। सुंदर, रत्ना प्रिया, सुंदर, देन थैंक यू सो मच। हार्ड वर्क एंड फिटनेस, वेरी गुड। निशा, थैंक यू। अजय, थैंक यू सो मच। गौतम, राम नरेश, समीर, अमरेश, नंदिनी एंड राज, वेरी गुड आंसर्स। ऑल राइट, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू। फर्स्ट जो न्यूज़ है ये न्यूज़ है फिस्कल प्रूडेंस का। मतलब खर्चा करने से पहले हमें एक प्रूडेंस होना चाहिए, मतलब जिम्मेदारी पूर्वक खर्चा करना चाहिए। अगर हम अननेसेसरी खर्चे करते हैं तो ऑब्वियसली हम डेट रिडन हो जाते हैं, डेट रिडन। तो द सेंटर टोल्ड की ऑल पार्टी मीटिंग में, जैसे अभी श्रीलंका की सिचुएशन हुई, फिस्कल प्रूडेंस होना ज़रूरी है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होना ज़रूरी है। इंडिया में कितने टाइप की इमरजेंसीज होती है बताइए? इमरजेंसीज, एक जैसे नेशनल इमरजेंसी है, लाइक दैट। इसी में एक टाइप की इमरजेंसी है, इसका आर्टिकल भी बताइएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इस पर एक बहुत शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, एकदम प्रिसाइज, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। ओके, तो श्रीलंका में देखो बहुत डिफ़िकल्टी आई, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। नेबरिंग कंट्री है तो इसके रैमिफिकेशंस इंडिया के भी एडजॉइनिंग स्टेट्स पे आ सकते हैं, दैट इज़ वाई वी आर वेरी मच कंसर्न। यहाँ जो प्राइमरली बात हुआ है, क्या वो कल्चर ऑफ फ्रीबीज है या फिर पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म है, ये सही है या गलत है, इस पे अभी डिबेट चल रहा है। इसका भी अगर हम देखें तो अगेन एक्सट्रीम दोनों साइड का गलत होगा। ये जो इस टाइप का अगर वेलफेयर मेजर लेना पड़ता है वो इसलिए लेना पड़ता है बिकॉज सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। सारे गुड्स एंड सर्विसेज, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो एसेंशियल है वो भी अचीव नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है और एक वेलफेयर का एंगल देखना पड़ता है। बट अगर वो वेलफेयर का एंगल एक्सट्रीम एंड में चला गया और इकोनॉमिक्स ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई वहाँ पे, तो ये वेलफेयर का एंगल जो कि फ्रीबीज है, पॉपुलिस्ट मेजर्स है, ये डेट्रीमेंटल हो जाता है सोसाइटी और स्टेट को। सो द पॉइंट इज़ कि द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज़ द मिडिल वे, एक्सट्रीम पाथ में दोनों में नहीं जाना है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर साहब ने क्लैरिफाई भी किया कि इंडिया फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, इंडिया इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता है। श्रीलंका में जो हो रहा है वो पीपल ड्रिवन है। देन वहाँ के लीडर्स को भी इवैक्यूएट करने में इंडिया का कोई से नहीं है। इंडिया ने इनफैक्ट फूड, फ्यूल और एसेंशियल्स वहाँ पे सप्लाई किए हैं। सो दिस इज़ दैट, लेट अस सी आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। कोलंबो डिड नॉट शो फिस्कल प्रूडेंस। देन दिस इज नेक्स्ट न्यूज़। ओवर 1.6 लाख इंडियंस गेव अप सिटीजनशिप लास्ट ईयर। MHA ने बताया नंबर हाईएस्ट है इन लास्ट 5 ईयर।
1.6 लाख इंडियंस ने रेनाउंस किया है, अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया है। ये MHA ने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोकसभा में। 78,000 लोग US सिटीजनशिप में उन्होंने ले लिया, बिकॉज इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं होता है, तो अगर आप US की सिटीजनशिप लेते हो तो इंडियन सिटीजनशिप ड्रॉप हो जाती है। 362 चाइना भी गए हैं। देन इंडिविजुअल्स ने इंडियन सिटीजनशिप, बहुत सारे मैटर्स हैं, पर्सनल रीजंस भी बताए हैं, सर्कमस्टेंसेस भी है कि उन्होंने सिटीजनशिप क्यों रिनाउंस किया। फिर ये कुछ डेटा है किस जगह पर इंडिया के लोगों ने वहाँ की सिटीजनशिप ली है। हम प्राइमरली अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। 4 तरीके होते हैं इंडियन सिटीजनशिप लेने के: जन्म से, डिसेंट, वंश, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिखा हुआ है। बिफोर दैट सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 में लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ तब कैसी होगी। 6 में लिखा हुआ है जो लोग माइग्रेट हुए इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान उनका सिटीजनशिप कैसा होगा। 7th में लिखा है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स, जैसे कुछ इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर इंडिया आ रहे हैं, सर्टेन केसेस में वो 7 है। 8th में लिखा हुआ है जो आउटसाइड इंडिया इंडियन ओरिजिन के लोग थे वो इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं जब इंडिया एक सोवरेन कंट्री बना जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। 9th पर्सनल, अब देखो ये तरीके हैं इंडियन सिटीजनशिप के। 9th है वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अगर आपने कहीं और की सिटीजनशिप ली, आप कैनेडन बन गए तो कैनेडियन बन गए तो इंडियन नहीं रहोगे। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप 10 में लिखा हुआ है और 11 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है सिटीजनशिप के लॉ। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, तो ये है सिटीजनशिप के आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही बहुत बल्कि है तो इसमें डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं होते। डिटेल्ड प्रोविजंस आते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो बाय बर्थ मतलब, अब इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको बॉदर नहीं करना है डेटा को। बाय बर्थ मतलब जन्म आपका हुआ है उसके साथ ही आप इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। पहले ये था कि एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर दिस बिफोर 87 वो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी, चाहे वो कोई फिरंग हो इंडिया में घूमने आया, यहाँ पे अगर बेबी हो गया उसका तो वो इंडियन सिटीजनशिप बेबी को मिल जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी ऑफ हिजर पेरेंट्स। सेकेंड 87 में हमने देखा इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो हमने क्या किया, लॉ चेंज किया। फिर हमने कहा कि ईदर ऑफ हिजर पेरेंट ऑफ अ सिटीजन ऑफ कंट्री एट द टाइम ऑफ हिजर बर्थ, मतलब फॉरेनर को नहीं देंगे, कोई एक या तो मदर या फादर इंडियन होना चाहिए। फिर हमने 2004 में फिर चेंज किया कि गिवन बोथ हिजर पेरेंट्स आर इंडियंस एंड एटलीस्ट वन पेरेंट इज अ सिटीजन एंड अदर इज नॉट अ इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ऐसे करके हमने रिफाइनमेंट किया सर्कमस्टेंसेस बिकॉज चेंज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इंडिया में इलीगल माइग्रेशन भी होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बाय बर्थ का प्रोविज़न आया। बाय रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर कराना है। अगर आप कोई इंडियन ओरिजिन के पर्सन है who has been resident of India for 7 years before applying for registration. इंडियन ओरिजिन के पर्सन बेसिकली हम मान सकते हैं, जैसे आप वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स को देखो, उनका बहुत सारा नाम इंडियन जैसा साउंड होता है। दे वर प्राइमरली, अगर उनके रूट्स देखें तो वो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे या फिर इंडेंचर्ड वर्कर्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने इंडिया से बाहर अपनी कॉलोनीज़ में शिफ्ट किया था फॉर से प्लांटेशन, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा में। तो वो इंडियन ओरिजिन के हो गए, वो बाहर देश के हैं, वहीं के लोग हो गए, बट उनके रूट्स इंडिया में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया एंड हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। माइनर चिल्ड्रंस हैं ऑफ पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो इनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप इंडिया मिल जाएगा। डेसेंट क्या होता है, जैसे कि ये पर्सन जो इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ था 26 जनवरी 1950 ऑन और आफ्टर, तो वो डेसेंट में हो जाएगा। अगर उसका फादर इंडियन सिटीजन थे तो वो इंडियन सिटीजन बाय बर्थ थे, तो वो इंडिया का मतलब वंश है, वंशज में आ जाएगा। देन अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया 92 में चेंज हुआ, अब आ गया ईदर ऑफ हिजर पेरेंट्स वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। फिर 2004 में अक्वायरिंग की बात हुआ कि माइनर्स हैं बाहर जो दूसरी सिटीजनशिप ले ली है, वो माइनर्स, उन पेरेंट्स के माइनर्स बच्चे इंडियन सिटीजनशिप आ सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये हुआ डेसेंट। नेचुरलाइजेशन क्या होता है, अगर पर्सन इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर रहा है, वो इंडिया में से 12 साल से रह रहा है, नेचुरलाइज हो गया है वो वहाँ पे,
तो उसको इंडियन सिटीजनशिप भी मिल सकती है। बट इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं होती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। एक, इंडिया कोई टेरिटोरी एक्वायर करता है तो वहाँ पर भी सिटीजनशिप का प्रोविज़न आएगा। तो दिस इज़ अबाउट सिटीजनशिप ओके। अब दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नाउ सी, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी पेनफुल न्यूज़, और अगेन दिस इज़ लाइक एन अलार्म। ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और हमने केस स्टडी में इस टाइप का कल परसों ही एक केस स्टडी भी देखा था कि वहाँ सैंड माइनिंग है, यहाँ पे स्टोन या इलीगल माइनिंग हो रही थी। कॉप जाके वहाँ पे कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश करता है इस माफिया से, सिस्टमेटिक गैंग से, एंड सच थिंग हैपेंड। सो द आइडिया इज, यहाँ क्रैकडाउन इज नेसेसरी। गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ का एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज ऑल्सो शुड बी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगेन यहाँ पर एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी फॉलो करने की ज़रूरत होती है। व्हेन यू आर सीइंग कि देर आर पीपल इलीगल, दे आर आर्म्ड लाइक दिस, यू शुड ऑलवेज गो अलॉन्ग विद योर फोर्स। सो जैसे यहाँ पे हुआ, सच टाइप ऑफ थिंग्स should be like this is an alarm। इस चीज़ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, गवर्नमेंट फंक्शनिंग और एंटायर मैकेनिज्म पे यहाँ पे दिस वी नीड सम थॉट्स ओके। सो दिस इज दैट। देन दिस इज अ स्टिंगिंग इंडिक्टमेंट। सी, scapegoating of innocent tribals in the fight against Maoist is a self-defeating ploy। कुछ बहुत अच्छे थॉट प्रोवोकिंग लाइंस लिखी हुई है यहाँ पे। हम अक्सर लेबल कर देते हैं सोसाइटीज़ को, पीपल को, कम्युनिटी को कि दिस इज़ दिस, तो विच इज़ रॉन्ग। इस लेबलिंग से कभी भी इंक्लूजन नहीं हो पाता है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो माओइस्ट में हम देखते हैं वो ये होता है कि फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट डिलीवर नहीं हुए। इकोनॉमी में हम पढ़ रहे हैं ना, इनइक्वालिटी। रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। सो लैक ऑफ गवर्नेंस। यहाँ जो व्यू पॉइंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि गवर्नेंस किस तरीके से लैप्स होती है, फिर अप्रोच में डिफ़िकल्टी होती है, और उसके कारण ये माओइस्ट जैसी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती। क्लियरेस्ट वे टू डिफीट द माओइस्ट इंसर्जेंसी और एनी पॉलिटिकल मूवमेंट बेस्ड ऑन वायलेंस मोटिवेटेड बाय डिसएन्चेंटमेंट विद द स्टेट is to uphold the rule of law। That is why मैं आपको इतना हमेशा बताता हूँ, नियम के हिसाब से काम होना चाहिए। The rule of law is a must and win support among the people who the insurgent claim to be fighting for। कई बार ये जो लीडर्स होते हैं इंसर्जेंसी के या फिर कोई पॉलिटिकल मोटिव से, ये किसी सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करने का प्रिटेंड करते हैं। अगर वो सेक्शन ऑफ पीपल समझ जाएं कि दे आर नॉट देयर लीडर्स, दे आर नॉट देयर लाइक जो उनका राइट्स इंश्योर करा रहे हैं, इंस्टेड इट इज़ द गवर्नमेंट जो उनके राइट्स इंश्योर कराती है, तो उस दिन ये सारी टाइप की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनको फिर पॉपुलर सपोर्ट मिलता है। जहाँ गवर्नेंस नहीं होती है वहाँ पे ये साइड लीडर्स आ जाते हैं और गवर्नेंस का जो वैक्यूम है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। सो द आइडिया इज़, गवर्नमेंट का वैक्यूम क्यों हम बनने देते हैं? वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड नॉट अलाउ टू डू दैट। गवर्नमेंट हमारे यहाँ है, चुनाव टाइम पे होते हैं, तो क्यों ना चुनाव में जो लीडर्स बनते हैं वो भी तो इन्हीं में से उठ के इसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करके लीडर्स आते हैं, तो वहाँ हम अकाउंटेबिलिटी क्यों सेट नहीं कर पा रहे हैं? इससे इंक्लूजन आएगा। विदाउट पॉपुलर सपोर्ट इंसर्जेंसीज आर बाउंड टू फेल। सपोर्ट जब तक उनको मिलता रहेगा तब तक इंसर्जेंसी बनी रहेगी। द आइडिया इज इनका सपोर्ट सिस्टम जो है उसको ख़त्म करें। The Maoist movement that is underpinned on the winning over those disenchanted with the Indian state। Very powerful paragraph है ये। Beyond harping on factors related to poverty, livelihood in crisis, economic inequality, the Maoists also use tactical violence that invites state repression। ये उकसाने की कोशिश करते हैं, इस टाइप के अटैक्स करते हैं फिर ताकि स्टेट उन पे अटैक, उनको सबड्यू करे, न्यूट्रलाइज करे, एंड देन दे विल क्राई फाउल, दे विल प्ले विक्टिम। So Maoists also use tactical violence that invites state's repression, serves their purpose of questioning the legitimacy of the Indian state। तो Indian state को strong and responsible बनाना should be our priority। हम कई बार टाइप कास्ट कर देते हैं, नेम लेबल कर देते हैं। वी लव टू लेबल पीपल, वी टाइप कास्ट द ट्राइबल पीपल, कॉन्फ्लिक्टिंग डिसिडेंस, डिसअफेक्शन हो जाता है, तो दैट इज़ वाई हम उनको पुश करें। यू शुड नॉट डू दिस। एवरीबडी, एवरी इंडियन सिटीजन को, एवरीबडी, दिस इज, everybody is India।
सो द पॉइंट इज वी नीड टू ट्राई टू मेन स्ट्रीम दैम, एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए. And taking the dubious route of mass incarceration following any setback to security forces, law enforcement agency only end up adding grist to the Maoist propaganda that emphasizes that these are just characteristics of a repressive state that is beyond reforms. तो कई बार ऐसे अटैक होते हैं, उसके बाद फिर ऑब्वियसली मेजर्स लिए जाते हैं, तो उससे डिसएंचेंटमेंट और बढ़ता है. तो ये उनका प्रोपोगेंडा होता है, इसको भी समझना ज़रूरी है. अगर हम देखें सोशो इकोनॉमिक एक्शन, लॉ एनफोर्समेंट, तो दिस शुड बी द प्रायोरिटी. प्रोसीजरल लॉ जो है इनका, हम वहाँ पे गवर्नेंस अच्छी प्रोवाइड कराए, वहाँ पे हम सारे जो फैसिलिटीज़ है वो इनको जैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है उसको हम कट करें, जो रूट्स हैं उसको कट करना ज़रूरी है. सो अगर हम इस तरीके से वर्क करें और हर इंडियन को इक्वल राइट्स, इक्वल डिग्निटी, इक्वल पार्टिसिपेशन यहाँ पे एनफोर्स कराया जाए, तो सच टाइप ऑफ थिंग्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम की जा सकती है. सो दिस इज़ दैट सम वेरी गुड पॉइंट्स आर देयर. इंटरनल सिक्योरिटी. देन यहाँ जो नेक्स्ट है, दिस इज़ इंजरी टाइम क्रिकेट में, और ये जो आर्टिकल है, चिली मार्क्स अ नॉच इन ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो चिली ने ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसकी तारीफ़ हो रही है कि ये काफ़ी इंक्लूसिव है. सोशल क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जो प्रेजेंट डे चैलेंजेस हैं, एनवायरनमेंट हुआ, लोकल्स के राइट्स हुए, पीपल पार्टिसिपेशन हुआ, तो ये चीज़ें इंक्लूडेड है यहाँ पे. इंटीग्रल एलिमेंट वहाँ का कल्चर भी इंक्लूडेड है. तो दिस इज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वी ऑल नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट. टाइम टू टाइम इस पर अमेंडमेंट्स होते हैं. अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? सी, दिस इज एक्ट, नॉट बिल. दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. लेटेस्ट कौन सा है, क्या नंबर है और क्या प्रोविजंस हैं उसमें, टेल. इंपॉर्टेंट. लेटेस्ट ही नहीं, आप पिछले 3 अमेंडमेंट बताओ. पिछले 3 जो CAA है, बिल नहीं, CAA इंडिया का 102, 103, 101 समथिंग लाइक दैट, तो वो कौन से हैं, टेल. क्या प्रोविजंस हैं? टनल विजन दैट इज़ एंडेंजरिंग इंडियाज़ हिस्ट्री. अब यहाँ पे अगेन बात चल रहा है कि जो हमारे एल्बम है, जो वैल्यू सिस्टम है, तो क्या उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए, या ओवर द टाइम वो भी इवॉल्व होते हैं, या अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है ये. सी, 20th अभी एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट इज़ ट्रू. ये इतना इफेक्टिव नहीं है, पहली बात तो ये लिखा है. दूसरी बात यहाँ पर है कि जैसे अभी पार्लियामेंट में ये हमारा स्टेट एम्बलम है, दिस इज़ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, 3rd century BC सारनाथ म्यूजियम में जैसे ये रखा है. अब कंट्रोवर्सी ये हो रहा है कि यहाँ लायन काफ़ी इतना एग्रेसिव नहीं है, और अभी जो दिख रहा है वो लिटिल बिट एग्रेसिव दिख रहा है. उसका फिर क्लैरिफिकेशन ये भी आया था कि वो ह्यूज इन साइज है, परसेप्शन है, लाइक दैट. लेट अस नॉट गो इनटू दैट, लेट अस लर्न अबाउट स्टेट एम्बलम. तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया नेशनल एम्बलम होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का. ये हर जगह सील लगती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है. सो दिस इज़ लाइक इंडिया का सील है. इस सील में लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, जो बना था 280 BC में, मौर्यन एम्पायर में. ये 3 डायमेंशनल एम्बलम है, तो 4 लायन है, बट दिखते 3 है, एक पीछे की तरफ है. ये डोमिनियन ऑफ इंडिया 1947 में अडॉप्ट किया था, और रिपब्लिक ऑफ इंडिया बाद में बना, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा अडॉप्ट हुआ. तो ये ऑफिशियल लेटर हेड में आता है. आप देखो जो इंडियन करेंसी में है, या फिर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब, पासपोर्ट, अशोक चक्र, नेशनल फ्लैग में भी कई बार, तो ये सारी फीचर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं. इसका जैसे बेस फीचर्स है चक्र, अशोक चक्र, वो नेशनल फ्लैग में मिलता है. नेशनल फ्लैग में भी अभी एक चल रहा है ना कि हर घर तिरंगा. आप फ्लैग के बारे में बताओ, ये जो फ्लैग है इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका कलर कौन कौन से है, नाम क्या है उन कलर का, और इसमें जो व्हील है, इस व्हील का क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें कितने स्पोक्स हैं. ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ये नेशनल फ्लैग का, नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था, इसका रेशो क्या होता है, बहुत शॉर्ट नोट इस टाइप से आप बनाओ. हमारा जो लोगो है ना, उसमें भी जो कलर है वो एब्सोल्युटली पिक करके रखा है अपने नेशनल फ्लैग से. इवन जो कलर कोडिंग है, कलर स्कीम है, वो सेम है. ओके, या तो दिस इज़ द अशोक चक्र, नेशनल फ्लैग में भी देखने को मिलता है. स्पोक्स है ना, ये नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, टेल. तो जो एम्बलम है इसका कुछ रिस्ट्रिक्टेड होता है, एज इट इज़ हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते. स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ होता है. नो इंडिविजुअल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज परमिटेड टू यूज़ द एम्बल फ्रॉम ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस. एक्चुअल सारनाथ कैपिटल में 4 एशियाटिक लायंस हैं, बैक टू बैक हैं.
ये सिंबलाइज करते हैं पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। रिमेंबर दीज वर्ड्स, पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड। सर्कुलर बेस पे है जिसमें हॉर्स और बुल भी है। सेंटर पे धर्मा चक्र है। एक अबैकस है जिसमें स्कल्पचर, हाई रिलीफ ऑफ द लायन ऑफ द नॉर्थ, वेस्ट, बुल ऑफ साउथ एंड एलिफेंट ऑफ ईस्ट। ये सारे एनिमल यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पर दिस अबैकस में। ओके, और एक चक्रा भी है, धर्मा चक्र। देन ये कुछ रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे हॉर्स वेस्ट, बुल साउथ, एलिफेंट ईस्ट। इसमें एक व्हील है और ये ऊपर लोटस पे बना हुआ है। सी, दिस इज अ लोटस, इन्वर्टेड लोटस, फुल ब्लूम है। ये फाउंटेन हेड ऑफ लाइफ है, क्रिएटिव इंस्पिरेशन बता रहा है। सिंगल ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन में बना हुआ है और क्राउन बाय व्हील ऑफ धर्मा है। तो दिस इज अवर एम्बल। ये एम्बल अडॉप्ट किया, केवल 3 ही विजिबल होता है, चौथा पीछे रहता है तो वो दिखता नहीं है। द व्हील अपीयर्स इन रिलीफ इन द सेंटर ऑफ अबैकस। बुल राइट है, गैलपिंग हॉर्स है। ये सब हमारे यहाँ एम्बल में दिखते हैं। देन बुल रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क एंड स्टेडफास्टनेस। इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है बताइए? स्टेडफास्टनेस बहुत डिजायरेबल क्वालिटी है सिविल सर्वेंट्स में, स्टेडफास्टनेस। हॉर्स रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी। बेल शेप्ड लोटस बीनीथ द अबैकस हैज बीन ओमिटेड। तो ये इंटीग्रल पार्ट है और हमारा मोटो है सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। ये है मुंडका उपनिषद से और ये वेदास से लिया गया है। तो दिस इज अवर दिस एम्बल, नेशनल एम्बल। अब ये इसकी हिस्ट्री रही है। अगेन जैसे ये सारनाथ के कैपिटल से लिया, मौर्यन एम्परर अशोका बिल्ट 250 टू 80। देन इसको बनाने में भी काफ़ी एफर्ट्स लगे गए। 4 एनिमल्स जो हैं 4 डायरेक्शन को गार्ड कर रहे हैं। देन एक व्हील है, धर्म चक्र, 24 स्पोक्स हैं उसमें। ये बाद में हमारे नेशनल फ्लैग में भी आएगा। इन्वर्टेड लोटस बुद्धिज़्म है। चाइनीज़ ट्रैवलर ह्वेन सेंग ने भी डिटेल्ड अकाउंट इसका लिखा है। तो इसमें बुद्धा की टीचिंग भी है। और कलिंग जब वॉर हुआ था तो एक्चुअली अशोका उस टाइम पे एक बहुत वायलेंट किंग था। देन टायरानिकल भी कहा जा सकता है। उसके बाद कलिंग में जब वॉर हुआ, सो मेनी ऑफ डेथ्स देखने के बाद अशोका ने बोला दिस इज रॉन्ग, वॉर इज रॉन्ग। सो फिर स्टार्ट होता है सेकेंड इनिंग ऑफ अशोका, और उसमें फिर ये बुद्धिज्म का अहिंसा एंड ऑल इसमें यहाँ पे आता है। सो दिस इज दैट। और ये अशोका अपने एडिक्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मैसेजिंग दिया करता था आम जनता के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको हमारा नेशनल एम्बलम बनाया। ये पावर, करेज, कॉन्फिडेंस का सिंबल है। ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, मुंडका उपनिषद। 26 जनवरी 1950 में ऑफिशियल एम्बल बना, सील बना ये इंडिया का। अब नंदलाल बोस जी ने इसको क्रिएट किया था। नंदलाल, 5 स्टूडेंट्स ऑफ रेनाउंड आर्टिस्ट नंदलाल बोस जी ने, इनके स्टूडेंट्स ने इसको क्रिएट किया था। ये आपके नाम है। देन एडवाइज बाय बोस कोलकाता जू भी गए थे। लायंस को उन्होंने स्टडी किया था, मैजेस्टिक होता है लायन। फिर उसके बाद इस टाइप का साइन उन्होंने बनाया। ओके, तो इस तरीके से ये लायन बना। अभी ये बात चल रहा है कि अभी जो नया है वो क्या खूब ज़्यादा एग्रेसिव नज़र हो रहा है, सेंट्रल विस्टा का नया एम्बल। सो दिस इज दैट, ऑलराइट। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है पैंडेमिक अफेक्टेड ब्लू कॉलर्ड माइग्रेंट मोर। जैसे अभी रेमिटांस में देखा ना, गल्फ रीजन में अब इतना डिमांड नहीं आ रहा है। वहाँ पे पहले जो बहुत सारे इंडियंस जाते थे वर्क के लिए, वहाँ डिफ़िकल्टी हो रही है। वाइट कॉलर्ड भी है पर ब्लू कॉलर्ड ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड दिस। तो परसेंट ऑफ जीडीपी में भी देखो, सोर्स ऑफ रेमिटांस भी कम हुआ है। स्टेट वाइज शेयर भी देखें तो महाराष्ट्र का ज़्यादा आया है। तो दिस इज दैट, रेमिटांस। Then this is tunnel vision, a new legislation that mirrors the old। बात है कि रिवीजन होना चाहिए मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल का। इनर पार्टी डेमोक्रेसी। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में पुअर ई व्हीकल पिकअप। ई व्हीकल्स के साथ एक प्रॉब्लम और भी आ रही है। एक तो हमेशा लाइक माइलेज का डिफ़िकल्टी होता है कि बैटरी तुरंत रिचार्ज होगी नहीं। सेकेंड जो बैटरी है इसमें कई फायर के भी केसेस देखने को मिले हैं। तो दिस इज पुअर ई व्हीकल पिकअप। डेडली सीवर, दिस इज लाइव्स लॉस्ट इन वाटर। एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट, प्राइस फॉल। ये है नेशनल एम्बलम जिसको हमने प्रीवियस आर्टिकल के साथ ही कवर कर लिया। देन दिस इज वर्म होल। वर्म होल जैसे अभी इंटरस्टेलर मूवी आया था। अगेन अभी इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बारे में। हम बस ऐसा मानते हैं जैसे गैलेक्सीज आर फार फार अपार्ट, लाइट ईयर्स अहेड, लाइट ईयर्स सेपरेटेड है। तो ऐसे तो हम अपने ह्यूमन लाइफ टाइम पे कभी ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे। सो देयर हैज़ टू बी सम वर्म होल्स टाइप, एक गेटवे होना चाहिए जो बिलियंस, जो मतलब
50 लाइट ईयर्स को से 5 मिनट में ट्रैवल कर लें। तो ऐसा ही गेटवे होना चाहिए कि हम एक्चुअल ट्रैवल से बच के क्विकली इंटर गैलेक्सी ट्रांसपोर्टेशन कर पाए। दिस इज अ थिंग। ट्राई के साथ हम डू यूजुअली अवॉइड करते हैं, टू लिखते हैं। ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ट्राई टू बी प्लीजेंट। ओके, देन ट्राई एंड इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ट्राई एंड प्रैक्टिस इट। तो दिस इज ट्राई इन फॉर्मल स्पीच। देन अवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना। द एक्सीडेंट वॉज अवर्टेड बाय द विजिलेंस ऑफ द ड्राइवर। यू मस्ट अवॉइड फैटी फूड। अवॉइड का मतलब होता है एस्केप करना, टू शन। तो कोई डिजास्टर आ रही है उसको आप अवॉइड करते हो, किसी अनटूवर्ड थिंग को आप अवॉइड करते हो। ही अवॉइडेड पनिशमेंट बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द ऑफिस। यू मस्ट अवॉइड फैटी फूड। तो अवर्ट का ऑल्सो मतलब होता है टर्न अवे। ही अवर्टेड हर आईज फ्रॉम हर। तो स्लाइट डिफरेंस है अवर्ट और अवर्ट मतलब प्रिवेंट और अवॉइड में। ओके, अवॉइड मतलब एस्केप। ये डिलेमा है, डिलेमा, और डिलेमा होता है मतलब दुविधा हो रही है क्या सही क्या गलत, तो दिस इज डिलेमा। और दिस इज सिस्मिक, दिस इज जैसे हमने अर्थक्वेक में भी देखा था, वेव्स। नाउ दिस इज क्विज, जैसे कल का क्विज है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें मैंडेट है प्रेसिडेंट, तो वो 52 है। नंबर ऑफ प्रेसिडेंट जो री इलेक्ट हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वाइस प्रेसिडेंट बने राधा कृष्णन जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉन अनअपोज, नीलम संजीवा रेड्डी। एडवर्ड लुटियन ने आर्किटेक्ट राष्ट्रपति भवन बनाया है। जाकिर हुसैन साहब सिटिंग प्रेसिडेंट थे, हार्ट अटैक के कारण आप यहाँ पे डाई इन ऑफिस। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्विज। आज इंटरनेशनल चेस डे का भी क्विज आया है, हैव अ लुक। Then this is radicalization among Indian is minuscule. This is MHA ने कहा है, Indians are very responsible. This is there. तो radical ideologies are not right. Not right. Okay. Then all states agreed to GST changes. China steps up LAC. एंड दिस इज यूके में बहुत टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन का अभी विजिट है ईरान का। तो कल हमने देखा ना, ये एक एक्सेस बन रहा है, इजराइल, अरेबिया पेनिनसुला और यूएसए, और दूसरा इधर है ईरान। तो ईरान और अब रशिया भी यहाँ पे आ रहा है, ईरान एंड रशिया। तो सी द एक्सेस, प्रोग्रेस, किस डायरेक्शन में जियोपॉलिटिक्स मूव हो रही है। यूक्रेन टॉक्स। देन चाइना भी है यहाँ पे। आरबीआई हेल्प्स रुपी टू स्टडी आफ्टर 7 सेशंस ऑफ लो पार्टिसिपेटरी नोट्स, पैसेंजर व्हीकल का एक्सपोर्ट। ओके, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। देन ये चीता है, चीता फिर से आ रहा है इंडिया में। ये पर इंडियन चीता नहीं है, ये अफ्रीकन चीता होगा। तो एमओयू साइन हो गया है नामीबिया से। यस, नामीबिया से ये चीता इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो चीता इज बैक, और हिस्टोरिकल रेंज यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। एमओयू साइन हो गया है, सो इंडिया में आएगा नामीबिया से ये चीता फास्टेस्ट एनिमल, रनिंग फास्टेस्ट एनिमल, ओके, ऑन लैंड। सो दिस इज चीता। Alright, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.